लाइव। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है ज्योमेट्री के अंदर। एक बार रियल रिव्यू देंगे, एक बार रियल और जेन्युइन रिव्यू देंगे कि कैसा कॉन्फिडेंस अभी तक आप लोगों को ज्योमेट्री के अंदर आ रहा है, ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है। मेरे भाई बिल्कुल ऐसे नहीं है, रगड़ा चुपड़ी वाली बात नहीं करनी है कि भैया को कैसा लगेगा कैसा नहीं। जो एक्चुअल कंडीशन है वो आप लोग मुझे बताएंगे। मैं 1 मिनट आप लोगों के कमेंट लूंगा, उसके बाद जो है मेरे भाई पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। शिवान जी कह रहे हैं मस्त आ रही है समझ, गुड मॉर्निंग सर जी। शिवी तोमर, रिहान खान शायद गुड मॉर्निंग। औसम इंद्रसेन सिंह जी औसम कह रहे हैं। प्रैक्टिस कर रहे हो ना आप लोग? आप मुझे ये बताइए कि डेली का 15-20 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो ना? प्रैक्टिस करिए मेरे भाई, छांट छांट के क्वेश्चन ला रहा हूँ, मतलब जहां जो भी बन सकता है वो क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ, ठीक है। गुड मॉर्निंग सर जी, ठीक चल रही है सर, जितना आप बता रहे हैं उतना करने की कोशिश करते हैं, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन का लेवल को थोड़ा इंक्रीज कीजिए भाई, प्री के लेवल पे पूछेगा नहीं। नीतीश कुमार, मैं क्वेश्चन लाने के लिए मैं बहुत पेचीदे पेचीदे क्वेश्चन ले आऊँ, लेकिन वो पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है मेरे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। चलिए, हाँ, चलिए मेरे भाई शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले एक थ्योरम से मेरे भाई स्टार्ट करेंगे। कहाँ है भाई पेन? एक थ्योरम से मेरे भाई स्टार्ट करेंगे। आज मैं एक थ्योरम आप लोगों से पूछना चाहूंगा, उस थ्योरम को आप लोगों को मुझे बताना है। मैंने एक पैरेललोग्राम आप लोगों के सामने लिखा, समांतर चतुर्भुज आप लोगों के सामने लिखा। पहले समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी मुझे बता दीजिए, समांतर चतुर्भुज की कुछ प्रॉपर्टी मुझे बता दीजिएगा। अगर मैं कहूं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं क्या, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। क्या इसके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं? आप कहेंगे डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट नहीं करते। अगर डायगोनल्स 90 डिग्री पे कट करेंगे तो ये रोहम्बस बन जाएगा। मैंने कहा कि क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं? तो आप कहेंगे हाँ जी, एक डायगोनल दूसरे को आधे में बांट देता है, ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका विकर्ण D1 है, ये इसका विकर्ण D1 है और ये इसका विकर्ण D2 है। ये इसका विकर्ण D1 है, ये इसका विकर्ण D2 है। आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसके डायगोनल के स्क्वायर का सम किसके बराबर आएगा, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि डायगोनल के स्क्वायर का सम जो होता है वो इसकी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। आप यहां बस एक चीज याद रखेंगे कि अगर डायगोनल के स्क्वायर का सम आपसे पूछा जाता है तो वो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इस CD की जगह भी AB लिख लिया और इस AD की जगह भी BC लिख लिया, तो 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आ जाएगा। क्या ये चीज आपके समझ में आई? आपने कहा जी ये चीज समझ में आ चुकी है। एक और थ्योरम मैं आपसे पूछता हूं मेरे भाई। मैंने कहा था ट्राइंगल की अगर कोई थ्योरम ऐसी आती है मेरे सामने मेरे प्यारे दोस्त, जिसके क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, अगर ये एक परपेंडिकुलर होता है, मान लीजिए 90 डिग्री का है और ये एंगल बाइसेक्टर होता है, ये प्यारे दोस्त बहुत बार ये वाला एंगल आप लोगों से पूछा जा रहा होता है। ध्यान देना, AM जो है वो परपेंडिकुलर है और AN जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अगर एक परपेंडिकुलर दिया है, एक एंगल बाइसेक्टर दिया है, तो उनके बीच का कोण आप लोगों से पूछा जाता है कि उनके बीच का कोण कितना हो जाएगा। तो क्या आप लोग मुझे बता रहे होते हैं कि इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है? इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होता है, क्या आप लोग मुझे बता रहे होते हैं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बता रहे होते हैं। क्या इतनी चीज आप लोगों के समझ में आई? तो आपने कहा जी इतनी चीज हम लोगों के समझ में आ चुकी है। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था। अच्छा, एक बात मुझे बताइएगा,
ये मान लीजिए ये एक भाई साहब ट्रेपेजियम आप लोगों के सामने है। मैं आप देखना चाह रहा हूं कितनी चीजें याद हैं। मैंने कहा ये आपके सामने का ट्रेपेजियम है। मैंने आपसे कहा ये इसका डायगोनल है, ये इसका डायगोनल है, और इसके डायगोनल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन की लंबाई आपसे पूछी है कि बताइए CD की लंबाई क्या होगी। अगर ये A है, ये B है, ये P है और ये Q है, वो आपसे क्या देगा लैंग्वेज के रूप में, आपसे वो क्वेश्चन करेगा कि मेरे प्यारे दोस्त ABPQ एक ट्रेपेजियम आप लोगों के सामने दिया हुआ है, एक आप लोगों के सामने समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके विकर्णों के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। उसके ये विकर्ण है, उसके मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त उस केस में क्या होता है, इन दोनों साइड का डिफरेंस, इन दोनों साइड के डिफरेंस का हम लोग हाफ कर रहे होते हैं। इन दोनों साइड के डिफरेंस का हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इन दोनों साइड के डिफरेंस का हम लोग हाफ कर रहे होते हैं। ये 3 थ्योरम मैंने आज आप लोगों को बताई। सबसे पहले पैरेललोग्राम की थ्योरम आप लोगों को बताई कि पैरेललोग्राम में डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होता है वो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, या कुछ न्यू कहें कि डायगोनल के स्क्वायर का जो सम होगा वो 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रहेगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर रहेगा। जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर एक आप लोगों को परपेंडिकुलर दिया हो, एक एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ हो, उनके बीच का एंगल आप लोगों से पूछा गया हो, तो दोनों एंगल्स का डिफरेंस बटे हाफ होता है, दोनों एंगल्स का डिफरेंस बटे 2 होता है, बाई 2 होता है। जब भी कोई ट्रेपेजियम दिया हुआ हो, उनके विकर्णों के मिड पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई आप लोगों से पूछी गई हो, तो मेरे प्यारे दोस्त उन दोनों साइड्स के डिफरेंस का हाफ हम लोगों को करना होता है। ये प्यारे दोस्त 3 थ्योरम मैंने आप लोगों को बताई हैं। क्वेश्चंस आते रहेंगे, हम लोग चीजों को करते रहेंगे। CGL मेंस 2020 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। CGL मेंस 2020 में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है मतलब कि जिसकी अपोजिट साइड्स मेरे प्यारे दोस्त इक्वल हैं। दो भुजाओं की लंबाई 3 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ये 10 सेंटीमीटर दी है, ये 3 सेंटीमीटर दी है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा। हम अभी पढ़ के आए हैं कि अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग आपसे पूछा जा रहा है तो 2 टाइम्स ऑफ लेंथ का स्क्वायर 100 होगा, प्लस ब्रेथ का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा। 100 और 9 109 दूनी कितना हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 218। अगर अगर मेरे भाई, अगर मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों के पास थ्योरम है तो मेरे भाई क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थ्योरम नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन को करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बार बार थ्योरम रिकॉल करनी है, और थ्योरम रिकॉल करने के लिए आपके लिए क्या बनाई गई है, मैथ्स महारथी बनाई गई है बच्चे। मैथ्स महारथी आप लोगों के लिए बनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 102, ये थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया है। आप मुझे बताएंगे जितनी बात मैंने आज आके आपके सामने बोली है उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। पढ़ेंगे क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD इज 18 सेंटीमीटर। यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है, उसकी जो डायगोनल BD की लेंथ दी गई है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है। इफ P एंड Q आर द सेंट्रोइड यानी केंद्रक हैं ट्राइंगल ABC के और ट्राइंगल ADC के, देन द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ, यानी कि उसने PQ की आपसे लंबाई पूछी है। बड़ा आसान क्वेश्चन। देखिए, सोच बदलिए, देश बदलेगा। देश से पहले हम खुद बदलेंगे मेरे भाई। देश तब बदलेगा जब हम में बदलाव आएगा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका पैरेललोग्राम है, ये आपका समांतर चतुर्भुज है ABCD, उसने कहा है BD की लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर दी गई है। BD की लेंथ जो है वो 18 सेंटीमीटर प्यारे दोस्त दी गई है, यानी ये डायगोनल जो है पूरा 18 सेंटीमीटर दिया गया है।
मैंने अभी आपको बताया है कि डायगोनल, एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को आधे आधे में बांटता है, यानी ये वाली लेंथ भी 9 हो जाएगी और ये वाली लेंथ भी 9 हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? अगर पूरी लेंथ 18 है तो ऊपर वाली लेंथ 9 हो जाएगी, नीचे वाली लेंथ भी 9 हो जाएगी। पैरेललोग्राम का एक डायगोनल जो होता है वो दूसरे डायगोनल को आधे आधे में बांटता है। बात क्लियर हुई या नहीं? तो आपने कहा बिल्कुल क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनिए, P और Q ABC तथा ADC के, ABC का सेंट्रोइड क्या है? इस वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड है P, इस वाले ट्राइंगल का सेंट्रोइड है P, और ADC का सेंट्रोइड है Q। और आपसे लंबाई किसकी पूछी है? आपसे लंबाई पूछी है इस PQ की लंबाई। बताइए भाई साहब, इस PQ की लेंथ कितनी होगी? थोड़ा सा सोच लो, अगर थोड़ा सा सोच लिया तो कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे सोचना है? जहां पे सारी माध्यिका कट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? मेरे साथ सारी बातें बोलनी है। जहां पे सारी माध्यिका कट करती हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? उस पॉइंट को मेरे भाई सेंट्रोइड कहते हैं। अगर ये सेंट्रोइड है तो ये प्यारे दोस्त माध्यिका होगी, और पूरी माध्यिका की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो आप जानते हैं ऊपर सेंट्रोइड जो होता है पूरी माध्यिका को 2:1 में डिवाइड करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 लंबाई, पूरी माध्यिका की लंबाई दी हुई है, मुझे नीचे वाले की लंबाई निकालनी है, तो क्या इसका 1/3 निकालना होगा? यानी 9 में से 3 ये हो जाएगी, 6 ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही इस 9 में से 6 ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, 3 ये हो जाएगी। उसने आपसे इस पूरे की लंबाई पूछी है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसका जवाब क्या आ जाएगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका जवाब 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई मेरे प्यारे भाई? बस ये याद रखना है कि एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को आधे आधे में डिवाइड करता है। अगर उसने इस पॉइंट को सेंट्रोइड कहा है तो ये 100% मीडियन होगी, और सेंट्रोइड जो होता है पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। यानी अगर ये पूरी लेंथ 9 है तो ऊपर वाला हिस्सा 6 होगा, नीचे वाला हिस्सा 3 होगा। अगर ये पूरी लेंथ 9 है तो ऊपर वाला हिस्सा 6 होगा, नीचे वाला हिस्सा 3 होगा। उसने इन दोनों हिस्सों की लंबाई पूछी है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। भाई ये चीज तो मैंने बताई है। अगर ये आप लोगों का एक ट्रायंगल है और यहां से एक माध्यिका डाली जाती है और यहां एक सेंट्रोइड है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है टोटल लेंथ का। यानी अगर आपके पास AD मौजूद है, अगर उसका 2/3 आप लोग निकाल दोगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा। अगर उस AD का 1/3 हिस्सा आप लोग निकाल दोगे तो ये नीचे वाला हिस्सा निकल के आ जाएगा। पूरी लेंथ 9 दी हुई थी, उसका 1/3 निकाल दिया, ये 3 निकल के आ गया। पूरी लेंथ 9 दी हुई थी, उसका 1/3 निकाल दिया, तो ये लेंथ निकल के आ गई। क्या ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आइए। ध्यान दीजिए, अगर कभी समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज दिखाई दे, कभी पैरेललोग्राम दिखाई दे, तो ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी ये एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अपोजिट, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है तो इन दोनों का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 180 माइनस थीटा है तो इसे प्लस थीटा होना पड़ेगा। इन दोनों का सम 180 माइनस थीटा होता है, तो ये 180 होता है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। यानी कुल मिला के मैं यह बताने की कोशिश आप लोगों से कर रहा हूं कि मेरे भाई समांतर चतुर्भुज के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो इक्वल होता है। अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। बराबर वाले कोण जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ये बात मैंने आपको समझाने की कोशिश की है मेरे भाई। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ जाएगी? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ जाएगी। अगर इस फिगर का एरिया फाइंड आउट कैसे करेंगे? बेटा एक डायगोनल दिया हो तो एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बस एक ही साइड आपको दी हुई है, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड आउट नहीं करेंगे, बिल्कुल फाइंड आउट नहीं करेंगे मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ इस क्वेश्चन पे आइए। बहुत छोटू सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है,
इन अ पैरेललोग्राम PQRS, इसको हम PQRS नाम दे देते हैं। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S आप लोगों को दिया हुआ है। एंगल P इज 4 टाइम्स ऑफ एंगल Q, इसका 4 गुना है। ये अगर थीटा है तो ये 4 थीटा दे रखा है। मुझे पता है दोनों पड़ोसी कोनों को जोड़ के 180 आता है, तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है 180, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। तो आर का मान पूछना चाह रहा है। अगर ये 36 है, अगर ये वाला 36 है, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा 36 चौक 144 हो जाएगा। और अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये 144 है तो ये भी 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए, क्वेश्चन नंबर 104। क्या कहना चाह रहा है? एक वृत्त में जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है मेरे प्यारे दोस्त, एक वृत्त आप लोगों को दिया हुआ है। ये रहा मेरे प्यारे साथी वृत्त, एक वृत्त दिया हुआ है, ये रहा वृत्त, जिसका केंद्र जो है वो O है। ये O आप लोगों को दिया हुआ है। ACBO एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें C लघु चाप पर एक बिंदु है। वेयर C इज अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क AB, माइनर आर्क AB पर एक बिंदु है भाई साहब। ACBO एक समांतर, ये AB जो है ये एक कोड दी गई है, इसका माइनर आर्क ये होगा, इसका मेजर आर्क जो होगा ये होगा। अगर मैं इस कोड को AB नाम देता हूं मेरे भाई, तो इसके माइनर आर्क पे एक बिंदु है C। उसने कहा है ACBO एक समांतर चतुर्भुज है। ACBO एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है, ये एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ACBO एक पैरेललोग्राम आप लोगों को दिया हुआ है, जिसके वेयर C इज अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क AB, AB के लघु चाप पर एक बिंदु है C। अगर दीर्घ चाप यानी मेजर आर्क पे बोलता तो C को हम लोग ऊपर लेते मेरे भाई। ठीक है, उसने कहा एंगल AOB का मान बताइए, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। वो आपसे थीटा की वैल्यू पूछना चाहता है, वो आपसे थीटा की वैल्यू, वो आपसे इस वाले एंगल की वैल्यू पूछना चाहता है कि भाई साहब ये वाला एंगल जो है वो कितना हो जाएगा। बताइए आप क्या सोच पा रहे हैं? अच्छा, अगर ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर यहां मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं, दिमाग चलाना है बेटा, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूं, इस लाइन को मेरे प्यारे दोस्त ऊपर ज्वाइन कर देता हूं, तो क्या ये आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ नजर आएगा? क्या ये एक चक्रीय चतुर्भुज बनता हुआ नजर आएगा भाई साहब? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टेक्स वृत्त की परिधि पर होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये थीटा हो चुका है तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। आप एक बात बताइएगा मुझे, इस कोड के द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 180 डिग्री, 180 माइनस थीटा डिग्री। तो इसके सेंटर पे कितने डिग्री का कोण हो जाएगा? जस्ट इसका डबल, यानी 360 माइनस 2 थीटा का कोण हो जाएगा। 2 की गुणा करेंगे 360, 2 की गुणा करेंगे ये 2 थीटा आ जाएगा। क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे? क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे? क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। -2 थीटा इधर आके +2 थीटा हो जाएगा। 2 थीटा और 1 थीटा 3 थीटा हो जाएगा। और अगर 3 थीटा की वैल्यू जो है वो 360 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू 120 हो जाएगी भैया जी। 120 दूनी 240 और 360 में से 240 जाएगा तो 120 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 120 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा।
120 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? वाह, कमाल कर दिया, मन खुश कर दिया आप लोगों ने। इसका मतलब आप पढ़ाई कर रहे हैं, शानदार पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई। बताइए, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। समझने की कोशिश करना और मुझे समझाना कि भाई साहब क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 105, बढ़े। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। फोटो बनाओ समानांतर चतुर्भुज की। भैया जी ये बना दी हमने फोटो ABCD की। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। समानांतर चतुर्भुज हो गया बच्चा। AB और AD का रेशो 2:1 दिया हुआ है। AB और AD का रेशो यानी ये 2x दिया हुआ है, ये 1x दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। समानांतर चतुर्भुज का एक कोण, समांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला कोण 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो दोनों विकर्ण का रेशो बताना है। अगर आपने इस क्वेश्चन को बता दिया, अगर आपने इस क्वेश्चन को बता दिया तो सच बता रहा हूं, फिर आप ज्योमेट्री में मार खाने वाले नहीं है। फिर आप ज्योमेट्री में मार खाने वाले नहीं है अगर आपने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी सोच लिया तो। वो दोनों डायगोनल्स का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। वो दोनों डायगोनल्स का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। वो दोनों डायगोनल्स का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है। दोनों डायगोनल्स का रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। थोड़ा सा याद करो, थोड़ा सा पहले का याद करो ट्राइंगल का सीन। जब दो साइड दी होती थी, एक एंगल दिया होता था, दूसरी साइड की हम लोगों को आवश्यकता होती थी, तो क्या मैंने आपको कोसाइन रूल नहीं पढ़ाया? क्या मैंने आपको कोसाइन रूल नहीं पढ़ाया? आपने कहा बिल्कुल पढ़ाया है। क्या होता है कोसाइन रूल? इस एंगल को कॉस के साथ ले दो, कॉस 60 हो जाएगा। जिसके बीच का कोण लिया है उसका स्क्वायर 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। उसको घटा दो जिसके सामने का कोण है, इस वाली साइड को घटा दो, BD का स्क्वायर घटा दो, अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों साइड का गुणनफल, इन दोनों साइड का गुणनफल हो जाएगा। या यही होता था कोसाइन रूल? आपने कहा बिल्कुल। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती थी? 1/2, 2 से 2, ये कितना आ जाएगा? 2x स्क्वायर आएगा। और इधर क्या है? 5x स्क्वायर है, माइनस BD स्क्वायर आ जाएगा। BD स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई? 5 में से 2 गया, 3x स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे तो √3 टाइम्स ऑफ x आ जाएगा। या BD की वैल्यू, इस वाले डायगोनल की वैल्यू √3 टाइम्स ऑफ x आ चुकी है। आ चुकी है क्या? एक ही ऑप्शन है जिसमें √3 है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है, हो सकता है ऊपर वाली वैल्यू गलत आ जाए, इसलिए इतनी जल्दी नहीं करनी है। √3 को देख के ऑप्शन टिक कर दो, नहीं, हो सकता है ऊपर हमारा √10 आए, यहां √7 दिया है, उस केस में नन ऑफ दीज लगाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप मुझे ये बताइएगा, आप मुझे छोटी सी बात बताइएगा, हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोगों ने ये पढ़ा है दोनों डायगोनल का स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का सम जो होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो दोनों साइड के स्क्वायर के सम का दुगना होता है। दोनों साइड के स्क्वायर का सम का दुगना होता है। दोनों साइड के स्क्वायर का सम का दुगना होता है। आज ही पढ़ के आए हैं। अच्छा, AD हम लोगों को निकालना है ना, AC हम लोगों को निकालना है मेरे प्यारे दोस्त। हमें डायगोनल AC प्यारे दोस्त निकालना है, यानी ये वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा डायगोनल कितना निकल के आया? √3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या 3x स्क्वायर आएगा? बहुत बढ़िया। 2 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर कितना है? 4x स्क्वायर। BC का स्क्वायर कितना है? ये भी 1x है तो ये भी 1x। 4x स्क्वायर 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर होगा। आपने कहा बिल्कुल होगा। 5 दूनी 10x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो क्या AC की वैल्यू 7x स्क्वायर मतलब √7x आ जाएगी। AC की वैल्यू √7x हो जाएगी। यानी ये वाला डायगोनल जो है वो √7x है, ये वाला डायगोनल √3x है। दोनों का रेशो पूछा है तो क्वेश्चन का जवाब कितना हो जाएगा? √7/√3 हो जाएगा। √7/√3 हो जाएगा।
बस मैंने क्या याद रखना है, मैंने ये याद रखना है कि अगर दो साइड दी हुई हैं, एक एंगल दिया हुआ है और इसके सामने की साइड मुझसे पूछी गई है, तो मैं यहां कोसाइन रूल लगा रहा हूंगा। मैं यहां कौन सा रूल लगा रहा हूंगा? मैं यहां कोसाइन रूल लगा रहा हूंगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? बोलिएगा मेरे भाई, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? तो आप कहेंगे कोई समस्या वाली बात नहीं है। यहां आपने कोसाइन रूल लगा दिया, बीडी की वैल्यू निकाल दी। जब एक डायगोनल है, दोनों साइड हैं, तो दूसरे डायगोनल की वैल्यू इस प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, जो आज ही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की है। साइड्स के स्क्वायर के सम का दुगना हमेशा डायगोनल के स्क्वायर का सम के बराबर होता है। बस वही चीज मैंने की है। डायगोनल के स्क्वायर का सम जो है वो साइड के स्क्वायर के सम के दुगने के बराबर होता है। ये वैल्यू निकालनी थी, ये भी दी हुई है, ये भी दी हुई है और ये भी दी हुई है। ठीक है जी, बढ़िया बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे दोस्त थम्स अप करो ना एक बार, अच्छा लगेगा, फील अच्छी आएगी मेरे भाई। थम्स अप करो, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार जवाब देते हैं, मतलब मैं उन्हें कई दिन से नोटिस कर रहा हूं, कई दिन से नोटिस कर रहा हूं, लगातार जवाब देते हैं। गजब, काबिले तारीफ। अच्छा, ऐसा कोई बच्चा है जिसने इस बार का मेंस दिया हो? ऐसा कोई बच्चा है जिसने इस बार का मेंस दिया हुआ हो और सिलेक्शन नहीं हुआ हो, फाइनल मेरिट में निकला हो? ऐसा कोई बालक क्लास के अंदर मौजूद है? ऐसा कोई बालक जिसने इस बार का मेंस दिया हुआ हो? जिसने इस बार का मेंस दिया हुआ हो, लिखेंगे मैंने, है ना? जिसने भी दिया है एक बार लिखेंगे मैंने दिया है। बताइए, क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए भाई साहब, क्वेश्चन भी पढ़ते रहिए और मुझे जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना। नीतीश कुमार, हाँ आपका तो पता है मुझे, आपका तो पता है, शायद मेरी बात भी हुई है आपसे। बहुत बढ़िया। तिरशा ठाकुर, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, दोनों बच्चों ने मेंस दिया है। विवेक यादव, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत लाजवाब। आगे बढ़िए, फटाफट बताइए। नरेश कुमार, बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए। संदीप मौर्य, बहुत अच्छे। रोहित शेखावत, चलिए बहुत अच्छे। बताइए क्वेश्चन नंबर 106, 106 आपके सामने है, फटाफट बताइए। मान लीजिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। मान क्यों लेते हैं? बना लेते हैं ना फिगर, मानना ही क्यों है, बना के मानेंगे मेरे भाई। ये पी क्यू आर एस जो है एक क्या है मेरे प्यारे दोस्त? पी क्यू आर एस जो है एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहां ये पॉइंट ओ है। यदि त्रिभुज क्यूआरएस एक समबाहु त्रिभुज है, ये वाला समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं। अब आज की बात एक याद रखना, अगर समबाहु त्रिभुज है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो मेरे प्यारे दोस्त इसकी तीनों भुजाएं जो हैं वो बराबर रहेंगी। और समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण 60 का रहेगा। अगर ये कोण 60 का है तो ये भी कोण 60 का हो जाएगा। हो जाएगा क्या? पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल इक्वल होते हैं। अच्छा एक बात मुझे ये बताइएगा, एक बात मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे साथी, कि अगर ये पैरेललोग्राम था तो इसकी सारी साइड बराबर होंगी। ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स। पैरेललोग्राम था तो अपोजिट साइड ये भी एक्स हो जाएगी। ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाली भी एक्स हो जाएगी, ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगी। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ये जो है अब रोहम्बस बन जाएगा? अगर मेरे प्यारे दोस्त अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम रहता है, लेकिन अगर
किसी कारण से बच्चे वो मेरे प्यारे दोस्त सारी साइड बराबर हो जाती हैं, तो वही पैरेललोग्राम क्या बन जाता है, वही पैरेललोग्राम रोहम्बस बन जाता है, वही पैरेललोग्राम समचतुर्भुज बन जाता है। क्या ये बात आपके समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ चुकी है, ये रोहम्बस बन चुका है, तो क्या इसके विकर्ण जो होंगे वो 90 डिग्री पर कट करेंगे? क्योंकि रोहम्बस और स्क्वायर ही ऐसे दो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसके डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। जब तक इसकी बराबर भुजाएं नहीं थीं तब तक ये पैरेललोग्राम था, लेकिन जैसे ही इसकी भुजाएं बराबर हुई, ये क्या बन गया मेरे भाई, ये बन गया आप लोगों का क्या, ये बन गया रोहम्बस। रोहम्बस बन गया तो मेरे भाई ये 90 डिग्री पर इसकी जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ 90 डिग्री पर इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। अब आपसे पूछा क्या गया है, विकर्ण पीआर की लंबाई बताइए। अब आप मुझे ये बताइएगा, अगर ये समबाहु त्रिभुज था, अगर ये समबाहु त्रिभुज था तो 90 डिग्री पर ये आके मिल रहा है, तो क्या ये इसकी हाइट हो जाएगी या नहीं? समबाहु त्रिभुज की हाइट हो जाएगी या नहीं होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगी। अगर ये हाइट हो चुकी है तो समबाहु त्रिभुज की हाइट कैसे निकालते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं? कितनी दी हुई है बच्चा, जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो ये जो लंबाई निकल के आ जाएगी ये 5√3 आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी? ये 5√3 आ जाएगी। अगर ये 5√3 है तो ये भी 5√3 आ जाएगी, तो टोटल पीआर की लेंथ कितनी आ जाएगी? 10√3 आ जाएगी। टोटल पीआर की लेंथ कितनी आ जाएगी? 10√3 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी है। वाजी वाह, कमाल कर दिया मेरे प्यारे दोस्त। अगर ये समबाहु त्रिभुज की हाइट है तो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो वो बात जब मैंने ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को बताया था। क्या मेरे भाई इसकी लंबाई आपके सामने आ जाएगी? एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, तो ये 5√3 है तो ये भी 5√3 होगा, यानी इसी का जस्ट डबल कर देंगे तो पूरे डायगोनल की लेंथ आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी दी है? 10 दी है, तो 10√3 इस पूरे डायगोनल की लेंथ निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट आइए, फटाफट बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 107 आपके सामने है। क्या कहना चाह रहा है? एक वर्ग ABCD के अंतर्गत, एक वर्ग है ABCD प्यारे दोस्त, हाँ एक वर्ग है ABCD, ये रहा मेरे प्यारे दोस्त ABCD एक स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या कोई मुझे बताएगा? स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं कि सारी साइड इक्वल होती हैं, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल इन लेंथ होते हैं, हर एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती हैं। आइए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। एक वर्ग ABCD के अंतर्गत अंदर BEC एक समबाहु त्रिभुज है। BEC यानी एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। BEC जो है वो एक समबाहु त्रिभुज आप लोगों को दिया हुआ है। उसमें यदि CE तथा BD परस्पर O पर काटते हैं, CE तथा BD क्या है? BD है ये वाला डायगोनल, CE और BD O पर काटते हैं, यानी ये बिंदु है O। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसने ये कहा है कि एक तो CE लाइन है, तो CE लाइन तो ये हो गई, एक BD लाइन है, BD लाइन ये है, ये दोनों एक दूसरे को O पर काटते हैं, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है मुझसे। ठीक है, एंगल BOC किसके बराबर होगा वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एंगल BOC ये वाला एंगल किसके बराबर होगा वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। अच्छा एक बात बताइए, BEC एक समबाहु त्रिभुज है, क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा? क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा? BEC एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। बात क्लियर हुई या नहीं? यानी ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा।
जब हम किसी एक स्क्वायर को लेते हैं तो ये डायगोनल जो होता है ये आधे आधे में बांट के जाता है, यानी 45 डिग्री ये होगा और 45 डिग्री ये होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर ये डायगोनल है तो आप देखेंगे 45 डिग्री ये होगा और 45 डिग्री ये अंदर का होगा। तो ये एंगल कितना हो गया? 45 डिग्री। ठीक वैसे ही मेरे प्यारे दोस्त ये क्या हो जाएगा? अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर मेरे प्यारे दोस्त ये साइड जो थी ये इक्वल थी, यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, हमने कुछ लोचा कर दिया है, ये पूरा का पूरा एंगल 60 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री का। हाँ बेटा ये ठीक तो है, ये कितने का हो जाएगा? ये 60 का होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। अब आपसे ये पूछा है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अगर मैं घटा दूं, किस किस को घटा दूं? एक तो 60 को घटा दूं, एक 45 को घटा दूं, 60 और 45 मिलके 105 हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? कितने बच्चों को समझ में आ गया है कि ये वाला एंगल 75 डिग्री का होगा? गजब कर दिया, गजब 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 गजब। देखिए ध्यान से सुनिए, एक ही लाइन का क्वेश्चन था, आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये एक स्क्वायर दिया हुआ है। सबसे पहली बात, स्क्वायर के अंदर बीईसी एक समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में समझिए कि उसका हर एक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा, ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा और ये पूरा एंगल भी 60 हो जाएगा। उसने कहा बीडी जो डायगोनल है वो उस साइड सीई को ओ बिंदु पर काटता है, तो ऐसे काट दिया होगा। यहां वाला एंगल आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको पता है अगर ये डायगोनल है तो इस डायगोनल ने इस एंगल को 45-45 में काट दिया होगा। अब आप इस ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिए, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा आप देखिए, प्यार भरी निगाहों से इस ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिए बच्चा। अगर ये वाला एंगल 45 है, ये वाला एंगल 60 है, तो 60 और 45 105 हो जाएगा। तो 180 में से 105 घटा देंगे तो यहां बना हुआ कोण कितने का हो जाएगा? तो आप कहेंगे ये वाला 75 का हो जाएगा। ठीक है जी, आपने कहा जी ठीक है। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 108 आप लोगों के सामने है, फटाफट से मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। चला देना भाई से। मैथ्स महारती में टोटल 265 पेज हैं, और अगर मैं बात करूं कि इसमें बाइलिंगुअल है और अमेज़न और फ्लिपकार्ट दोनों पे है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ओबीई भी पूछ सकता है। अगर आपको पता है कि ये राइट एंगल, ये आपका समबाहु त्रिभुज था, ये 60 था, 60 में से 45 चला गया तो ये 15 आ जाएगा। अगर वो ओ बी ई पूछता है तो ये 15 आ जाएगा भाई नीतीश, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, पूछ सकता है। ठीक है मेरे भाई, चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सर अगर ओ ई से नीचे हुआ तो बेटा ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अगर उसने लैंग्वेज दी होती कि उसको बढ़ा के जब वो काट रहा है तो हम मानते कि ओ नीचे, अगर वो उसको काटता हुआ जा रहा है तो वो लाइन पहले ही आगे तक बढ़ी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 108। भाई साहब तुक्का फिट नहीं करना है, तुक्का फिट नहीं करना। जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखें एबीसीडी एक वर्ग है, साथ ही मिलके करते हैं दोनों लोग, समझ के करते हैं। मैंने आपके सामने एक वर्ग बनाया, ए बी और सी और डी बना दिया, तो आपने कहा जी बिल्कुल बना दिया। ओ विकर्ण का प्रतिच्छेदन बिंदु है, यानी जहां विकर्ण कट करते हैं वो पॉइंट क्या है? वो ओ लिखा हुआ है। ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। एक्स सीडी पर एक बिंदु है, सीडी पर एक बिंदु है, यहां एक्स कहीं सीडी पर एक बिंदु है। इस प्रकार है कि डीओ जो रहता है वो डीएक्स के बराबर रहता है। डीओ यानी ये वाली लेंथ जो है
ये वाली लेंथ जो है इस वाली लेंथ के बराबर होती है। बहुत बढ़िया। एंगल DOX बताना है, एंगल DOX यानी कि ये वाला एंगल, और XOC यानी कि ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल्स का रेशियो बताना है आप लोग। अच्छा एक बात बताएंगे, बहुत छोटी सी पूछूं, अगर ये पूरा 90 होता है तो डायगोनल आधे आधे में बांट देता है, ये कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। अगर ये 45 का है, अगर ये 45 का है, ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। अब 45 और 45 90 हो चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 45 दिया हुआ है बच्चे, ये 45 आ गया, DO कितना आ गया? 45 आ गया। और OX कितना आ जाएगा? OX जो है वो भी DO बराबर OX, DX दिया हुआ है, DO। अच्छा ये लाइन बराबर नहीं दी हुई है बच्चा, ये लाइन बराबर दी हुई है। तभी तो मैं कहूं कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसने DO बराबर DX दिया हुआ है, DO बराबर DX दिया हुआ है, DO बराबर, ये पॉइंट O है, ये DO है और ये DX है, ये दोनों पॉइंट बराबर दिए हुए हैं। अच्छा आप मुझे ये बताइए कि अगर ये वाला 45 है तो बचा कितना? ये दोनों साइड बराबर हैं, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं होंगे? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। अगर 180 में से 45 चला गया तो 135 बचा होगा। उन दोनों को हमें आधा आधा बांटना होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर है तो इसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 67.67 आ जाएंगे। ये कितना आ चुका है? 67.67 आ चुका है। ये कितना आ चुका है? 67.67 आ चुका है। अच्छा पूरे 90 में से, ये पूरा एंगल 90 था, 90 में से 67.67 जाएगा तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा? 22.5 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? उसने इन दोनों का रेशो पूछा है, 67.67 और 22.5 का रेशो पूछा है, 67.67 और 22.5 का रेशो पूछा है। तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 3:1 हो जाएगा। आप क्या कहने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 3:1। इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? मेरे प्यारे दोस्त, डायगोनल जो होता है वो आधे आधे में बाइसेक्ट करता है। अगर ये 45 है, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो ट्राइंगल का ये वाला एरिया और ये वाला एरिया भी बराबर होंगे। 180 में से 45 गया तो 135 बचा, उस 135 को आधे आधे में बांट लो, 67.67 ये आ जाएगा, 67.67 ये आ जाएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री था, उसमें से ये 67.67 हो चुका है, तो ये 22.5 बचेगा। उसने इन दोनों का रेशो पूछा है, 67.67 और 22.5 का रेशो पूछा है, तो जवाब क्या हो जाएगा? जवाब जो है वो 3:1 हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आया, ज्योति जांगिड़ नहीं आया तो गुड़िया कौन सा, मैं कहीं जा रहा हूं या आप कहीं जा रहे हैं? ये रहा ABCD एक ट्राइंगल, इनके विकर्ण O पॉइंट पे कट करते हैं। ये 45 होता है, डायगोनल आधे आधे में बांटते हैं, ये 45 होता है। उसने कहा है यहां एक पॉइंट है डी पॉइंट है। उसने कहा है DO, नहीं ये कौन सा पॉइंट दिया है इसने? एक्स पॉइंट दिया है, एक्स पॉइंट। CD पर एक बिंदु है, उसने कहा है DO यानी ये वाली लेंथ और DX बराबर दी गई है। अब इस वाले ट्राइंगल की ये दो साइड बराबर दी हैं, तो क्या ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होंगे। ये 45 है, तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, 180 में से 45 को भेज दो, बचा कितना? 135, उसे आधे आधे में बांट दो। आधे आधे में क्यों बांटा है? क्योंकि मेरे भाई ये दोनों बराबर कोण है, आधा आधा, ये 67.67 आ जाएगा। जहां डायगोनल कट करते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर ये पूरा एंगल 90 था, उसमें से 67.67 हो गया, 90 में से 67.67 जाएगा तो ये केवल 22.5 बच जाएगा। अब उसने इन दोनों का ही रेशो पूछा है, इन दोनों का ही उसने रेशो पूछा है, 67.67 और 22.5 का रेशो पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कहना चाह रहा है भाई मेरे?
एक वर्ग को एक वृत्त में अंतर्निहित किया जाता है, एक वर्ग को एक वृत्त में अंतर्निहित किया जाता है। ये वृत्त है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया जाता है, इसके अंदर एक वर्ग बनाया जाता है बच्चा। वर्ग की भुजा का वृत्त की त्रिज्या से क्या अनुपात है? आप बचपन से पढ़ते आए हैं, वर्ग की सारी भुजा बराबर होती है, और जो वर्ग का विकर्ण होता है, जो वर्ग का डायगोनल होता है, वही उस वृत्त का वही उस वृत्त का व्यास यानी डायमीटर होता है। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि ये ए है, ये ए है, तो क्या इस वर्ग का विकर्ण जो है वो √2a हो जाएगा? यानी अगर उस वृत्त का डायमीटर √2a है तो रेडियस डायमीटर की हाफ होती है या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल होती है। क्या रेडियस ये हो जाएगी? अब क्वेश्चन ने मुझसे पूछा है वर्ग की भुजा क्या है? a है, और वृत्त की त्रिज्या से अनुपात क्या है? इसकी त्रिज्या से अनुपात पूछा है, तो √2/1 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 110 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 110 क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? कल आखिरी क्लास होगी इस ज्योमेट्री की। मैं जितनी प्रैक्टिस करा सकता था वो उतनी प्रैक्टिस मैंने करा दी है। कल थोड़ी सी क्लास जो है वो बड़ी रहेगी, और कल आपकी क्लास का टाइम चेंज रह सकता है, तो प्लीज़ शेड्यूल में ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि 11 बजे से हम लोगों की एक मीटिंग होती है, मतलब ज़रूरी मीटिंग होती है, वो मंथ के लास्ट सैटरडे को। तो उसके लिए वो हर एक टीचर को, हर एक मैनेजमेंट के व्यक्ति को रहना ज़रूरी होता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों का कल क्लास का टाइम चेंज रह सकता है, तो प्लीज़ उसे शेड्यूल में ज़रूर देख लीजिएगा कौन सा टाइम रहता है। और अगर यही टाइम रहता है, मीटिंग किसी वजह से नहीं हो पाती है, तो मेरे प्यारे दोस्त फिर यही टाइम रहेगा, लेकिन क्लास होगी ज़रूर, इतना तय है। देखिए, एक समचतुर्भुज के चारों कोनों में से एक कोण 60 डिग्री का है। एक समचतुर्भुज हम लोगों ने बनाया, समचतुर्भुज जिसकी सारी भुजा बराबर होती हैं। अगर सारी भुजा बराबर हैं, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी a है, और ये भी a है, एक कोण 60 डिग्री का दिया हुआ है, दिया हुआ है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है भाई साहब बड़े विकर्ण की लंबाई क्या होगी? बड़ा विकर्ण जो है, बड़ा डायगोनल जो है, उसकी लेंथ क्या होगी? यानी आपके पास दोनों डायगोनल की लेंथ होनी चाहिए। जब दोनों डायगोनल की लेंथ होगी तभी आप बता पाओगे कि बड़े की लेंथ क्या है। ठीक है, समझिए। अगर मैं इस डायगोनल की लेंथ आप लोगों से पूछूं, मैंने इस रोहम्बस को नाम दे दिया ए, बी, सी और डी। मैं आपसे बीडी की लेंथ पूछना चाह रहा हूं। आपने कहा जी ये 60 का है, ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये भी 60 का हो जाएगा, ये भी 60 का हो जाएगा। यानी ये बन चुका है आप लोगों का क्या? ये बन चुका है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप लोगों का बन चुका है। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुका है तो मेरे भाई ये कितनी लेंथ हो जाएगी इसकी? ये 8 है, ये 8 है, तो इसकी कितनी लेंथ हो जाएगी? तो आप कहेंगे इसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि डायगोनल जो होते हैं वो कहां कट करते हैं, तो आप कहेंगे डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। डायगोनल जो होते हैं वो 90 डिग्री पर कट करते हैं। वाह जी वाह, कमाल कर दिया आपने। तो क्या ये, अगर मैं आपसे पूछूं ये आप लोगों का इक्विलेटरल ट्राइंगल था, क्या ये इसकी हाइट का काम करेगा? यानी हाइट कैसे निकालते हैं? √3/2a। ए कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। क्या ये 4√3 आ जाएगा? अगर ये 4√3 है तो ये भी 4√3 होगा, यानी इस वाले डायगोनल की लेंथ 8√3 हो जाएगी। इस वाले डायगोनल की लेंथ जो है वो 8√3 हो जाएगी। 8√3 हो जाएगी, तो मेरे प्यारे दोस्त बड़े डायगोनल की लेंथ जो आएगी वो 8√3 आ जाएगी।
बड़े डायगोनल की लेंथ जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8√3 हो जाएगी। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट हो तो बताइए, फटाफट बताइए बच्चा। क्या इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी आसानी से हमने निकाल लिए। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी 8 होगी, तभी ये इक्विलेटरल बनेगा। अगर ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये हाइट का काम करता है, क्योंकि डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हाइट निकालने का फॉर्मूला √3/2a होता है। ये वाली हाइट 4√3 आएगी, तो ये वाली भी 4√3, इस डायगोनल की लेंथ 8√3 आ जाएगी। ठीक है, कोसाइन रूल लगा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है मेरे भाई उस क्वेश्चन को, उस रूल को लगाने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 28 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक कोण जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। बड़े विकर्ण की लंबाई बताइए। अच्छा, यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी साइड दी होती है, जितनी साइड दी होती है वो छोटा विकर्ण होता है, और अगर बड़ा विकर्ण हम लोगों से पूछा गया है तो उस साइड में √3 की मल्टीप्लाई कर देना। क्या कंक्लूड कर सकते हो? साइड अगर 20 है तो ये वाला विकर्ण भी 20 हो जाएगा, साइड अगर 40 है तो ये वाला विकर्ण भी 40 हो जाएगा, साइड अगर 50 है तो ये वाला विकर्ण 50√3 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल आगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा एक समचतुर्भुज है जिसकी साइड जो है वो 28 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, और एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो सोचना ही नहीं है, एक डायगोनल 28 का होगा, दूसरा डायगोनल 28√3 का हो जाएगा। एक डायगोनल 28 का होगा, दूसरा डायगोनल 28√3 का हो जाएगा। और जब दोनों डायगोनल आपके पास हैं तो वो एरिया भी पूछ सकता है आप लोगों से, 1/2 d1 इंटू d2 होता है, 1/2 d1 इंटू d2 होता है मेरे प्यारे दोस्त। और अगर आप एंगल दिया हुआ हो, डायरेक्ट आप रोहम्बस का एरिया निकालना चाहते हैं तो a² sin थीटा होता है। a² मतलब 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, और साइन थीटा मतलब साइन 60 की वैल्यू √3/2। क्या यही आ जाएगा? जो मैंने यहां लिखा है वो यही आ जाएगा। तो याद रखना, जब भी आपके सामने एक रोहम्बस दिया हुआ हो और रोहम्बस का एरिया आपसे पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है a² sin थीटा। रोहम्बस में एक एंगल दिया हुआ हो और एंगल दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालने का तरीका a² sin थीटा होता है। ठीक है, बताइए, क्या इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है? क्या इसमें मुझे कुछ बताने की आवश्यकता है? एक समचतुर्भुज है ABCD, आपने बनाया एक समचतुर्भुज, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। एंगल A जो है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, AB जो है वो 12 सेंटीमीटर, अगर ये 12 है तो ये भी भुजा 12 आएगी, और ये भुजा जो आएगी वो 12√3 आएगी, ये वाला विकर्ण जो आएगा वो 12√3 आएगा। क्या कोई समस्या? उसने कहा विकर्ण BD की लंबाई बताइए, सोचने की आवश्यकता नहीं है, 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखो कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं, वो 12√3 लगा रहे हैं। आप ये देखो मैंने समझाया क्या है, ये 12 है, ये कौन 60 है, तो 60 के सामने वाली साइड भी 12 हो जाएगी, और दूसरा वाला विकर्ण जो है उसमें √3 लगा देना, वो 12√3 हो जाएगा, वो 12√3 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 113, एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कहता है? ABCD एक समचतुर्भुज है, आपने ABCD एक समचतुर्भुज बनाया, आपने ABCD को एक समचतुर्भुज बना दिया, ये रहा ABCD एक समचतुर्भुज है मेरे भाई, जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, हर एक भुजा इसने 8 सेंटीमीटर दे दी, ये लिख दिया भाई साहब। BD की लेंथ जो है वो 10 है, ये वाली भुजा जो है वो 10 है, ये वाला डायगोनल, और AC की भुजा जो है वो कितनी दी हुई है, वो 2√x दी गई है।
ये भुजा 2√x दी गई है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है x प्लस 10 का मान क्या होगा। बड़ा आसान है, रिलेशन से भी कर सकते हैं। एक रोम्बस का रिलेशन होता है, ये मैंने आप लोगों को बताया होगा, ये रोम्बस का रिलेशन होता है। प्रॉपर्टी से भी कर सकते हैं कि यहां 90 डिग्री पे कट करेंगे। अगर ये पूरी लेंथ 2√x है तो ये आधी √x हो जाएगी। अगर ये पूरी 10 है तो ये 5 हो जाएगी। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। इसका स्क्वायर x होगा प्लस इसका स्क्वायर 25 होगा बराबर इसका स्क्वायर 64 हो जाएगा। लगा दी पाइथागोरस थ्योरम। मेरे प्यारे दोस्त प्लस 25 है, इधर आके माइनस 25 होगा। 14 में से 5 गए 9 बचेगा, 5 में से 2 गया 3 बचेगा। क्या x की वैल्यू 39 आ चुकी है? अगर x की वैल्यू 39 आ चुकी है तो 39 और 10 49 का वर्गमूल आपसे पूछा है, तो जवाब क्या आ जाएगा? 7 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी से भी कर सकते थे, चाहे तो उस प्रॉपर्टी से कर लो, पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी से, चाहे इस वाली रिलेशन से, इस वाली प्रॉपर्टी से आप लोग आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये CHSL 2024 में अभी आपसे पूछा गया है। अच्छा, मैं एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। मान लीजिए ये आपके सामने जो है एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि आप लोगों के सामने एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, A B C और D। ये इसके विकर्ण दिए हुए हैं, ये AC है, ये BD है। बच्चा जिस पॉइंट पे कट करते हैं ये O पॉइंट दिया हुआ है। तो आप याद रखना, अगर इस वाले की गुणा आप लोग या फिर रेशो में देख लो, अगर इस वाले का रेशो OD का रेशो OB के साथ निकालते हैं तो वो हमेशा OC का रेशो OA के बराबर आता है। ये रेशो जो रहता है वो मेरे प्यारे दोस्त इक्वल होता है, या कुछ न्यू कह सकते हैं OD की गुणा OA में कर दीजिए, इसमें कर दीजिए, इसके बड़े की गुणा इसके छोटे में कर दीजिए, वो बड़ा बराबर आएगा इसके बड़े की गुणा इसके छोटे के बराबर आएगा। इसका बड़ा डायगोनल की लेंथ इसके छोटे डायगोनल की लेंथ में कर दीजिए गुणा, इसके बड़े डायगोनल की लेंथ इसके छोटे डायगोनल की लेंथ में गुणा कर दीजिए, दोनों आपस में बराबर आएंगे। या फिर रेशो को आप लोग याद रखिए कि बड़ा बटे छोटा इज इक्वल टू बड़ा बटे छोटा, ये रेशो इक्वल होता है। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? CHSL 2024 में आप लोगों से पूछा गया है, समलंब चतुर्भुज ABCD है और AB बड़ा है CD से, तो AB हमें नीचे लेना पड़ेगा। AB हमें नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है भाई साहब AB जो है वो बड़ा है किससे? DC से बड़ा है। AB बड़ा हो गया DC से। विकर्ण AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं। AO की लेंथ 3x माइनस 15 है, इसकी लेंथ 3x माइनस 15 है। OB की लेंथ x माइनस 9 है, OB की लेंथ x प्लस 9 है। OC की लेंथ x माइनस 5 है, इसकी लेंथ x माइनस 5 है। और OD की लेंथ 5 है। मेरे प्यारे दोस्त, आपसे पूछा है x के दो मान निकल के आएंगे, एक x1 और एक x2, दोनों के स्क्वायर का सम हम लोगों को बताना है कि दोनों के स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा। समझने की कोशिश करना। इसकी गुणा इसमें कर दीजिए, 5 तिया 15x माइनस 5 पंजे 5, 15 पंजे 75। इसकी गुणा इसमें x की गुणा करेंगे x स्क्वायर माइनस 5x होगा। 9 की गुणा करेंगे 9x माइनस 45 होगा। उधर लेके जाइए एक्स स्क्वायर, ये क्या है? प्लस का 4x है, ये क्या है? माइनस 45 है, ये उधर जाएगा माइनस का 15x हो जाएगा, प्लस का 75 हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 15 प्लस 4 माइनस के 11x माइनस 45 प्लस 75 प्लस का 30 होगा। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, दो वैल्यूज यहां से निकल के आएंगी। इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़िएगा, इसको दो ऐसी संख्याओं में तोड़िएगा मेरे भाई, देखो भाई समझो बात को। मैंने कहा यहां ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसकी दो वैल्यूज निकल के आएंगी।
अब आपको इसको इस रूप में तोड़ना है कि जोड़ के और घटा के तो 11 आ जाए और गुणा करके जो है वो 30 आ जाए। तो आप कहेंगे जी -6 और -5 हो जाएगा, -6 और -5 हो जाएगा, -6 और -5 को जोड़ेंगे -11 आएगा और गुणा करेंगे तो +30 आएगा। यानी x की एक वैल्यू 6 हो जाएगी और x की दूसरी वैल्यू जो है वो 5 हो जाएगी। x1 की वैल्यू 6 हो चुकी है और x2 की वैल्यू जो है वो 5 हो चुकी है। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ये रिलेशन आप लोग जरूर याद रखिएगा कि अगर AO की गुणा OD में कर दी जाए, AO की गुणा OD में कर दी जाए तो वो BO की गुणा OC के बराबर आता है, इसके बराबर आता है। ठीक है, चलिए